वेलकम बैक टू जोर का जोड़ व्यूअर्स। यकीनन आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा होगा क्योंकि फौरन ही हम लोग वापस आ गए हैं। टॉस जो है वो पेशावर ज़ल्मी जीत चुका है और उनका अब बैटिंग करने का इरादा है। अब देखना यह है कि मुल्तान की पिच जो कि बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी, उस पिच में बैटिंग करने का फैसला सही था या गलत था। इसी के साथ साथ थोड़ी सी बात कल के मैच के ऊपर भी करेंगे क्योंकि एक फैसला ऐसा हुआ जो अभी रजिस्टर्ड हुआ है कि वो फैसला भी गलत था। एक प्लेयर जो है वो आउट उनको कंसिडर किया गया लेकिन वो आउट नहीं थे। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन आप सबकी जान पीएसएल की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरत, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे स्टैट्स के माहिर उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे, कुछ एक दो घंटों में ज़्यादा फर्क नहीं आया होगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हाफिज साहब कल के मैच की ही बात थोड़ी सी करना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम आज के मैच पे आते हैं। अभी जैसा मैंने अभी शुरू में भी बोला कि हॉक आई की तरफ से तस्दीक हुई है कि सलमान अली आगा के अगेंस्ट रॉयली रोसो खेल रहे थे और नॉट आउट हुआ। ये इंसानी गलती थी कि जो उनको एक कंसिडर कर दिया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? वो गलती तस्लीम कर ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। फिर भी इतनी बड़ी गलती, पहली बात। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन एरर किसी भी जगह पर हो सकता है। लेकिन जहाँ पर बॉल पिच हुआ दिखाया उन्होंने, तो वो तो इम्पैक्ट उसके जो इम्पैक्ट लाइन होती है उसके बाहर था। अब ये टेक्नोलॉजी है, इसमें उसको ऑपरेट तो इंसान ही कर रहे होते हैं ना, और अंपायर का फ़ैसला कुछ और था और जब रिवर्स हुआ है फ़ैसला तो यकीनी तौर पर उसका अगर उन्होंने गलती तस्लीम की है और अगर रैली राउसो को उस वक्त आउट दिया जाता तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये अभी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, वहाँ पर बेन स्टोक्स ने भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया था। कुछ एक आध फैसला मेरा ख्याल उनके भी ख़िलाफ़ गया था। फिर इससे पहले मोहम्मद हफीज़ ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की चल रही थी, तो उन्होंने भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया था। अब ये चूँकि सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको रोबोट तो कर नहीं रहे, तो इंसान है, गलती होती है, कभी आप गलती हो भी जाती है, लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज से स्पेकुलेट भी करते हैं कि ये पता नहीं क्यों होगी, किस वजह से होगी। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने तस्लीम की है गलती तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब मैच का नतीजा तो वापस नहीं आ सकता। वो तो मैच हो गया है और उस सिचुएशन में आप दोबारा जाकर मैच खेल भी नहीं सकते हैं। तो ये एक जहाँ पर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं वहाँ पर उसके नुकसानात भी हैं। अगर आप फ़वाइद लेते हैं तो फिर आपको नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ अब आज के मैच की तरफ आना चाहूँगी, बात करते हैं। टॉस जो है वो पेशावर ज़ल्मी जीता है, बैटिंग का फैसला किया है, जबकि मुल्तान की पिच जो है वो कहीं ना कहीं बॉलिंग को सपोर्ट करी थी। मेरे से ज़्यादा आप इस बारे में जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला ठीक किया उन्होंने? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो रन्स कितने ऑन बोर्ड करते हैं। मेरा ख्याल है कि जब वो चेस के लिए जाएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला रिजवान होंगे, क्योंकि चेज़ करते हुए जिस तरह से वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं या जिस तरह से वो मैच को बनाते हैं ना, वो सबसे बड़ा हदफ उनका रिजवान होंगे। और रिजवान कंफर्टेबल होते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें 130, 35, 40 के रो स्कोरिंग मैच होता है तो रिजवान उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कितने रन्स ऑन बोर्ड पेशावर ज़ल्मी करती है और पिच में क्या है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड है मुल्तान वाले मैचेस में तो वहाँ पर ज़्यादा रन्स नहीं हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। बल्लेबाजों के लिए उतनी ज़्यादा आसान नहीं होता है रन्स बनाना। स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स या जो बॉलर्स हैं उनके लिए मदद मौजूद होती है मुल्तान की पिच में। ये अभी तक तो यही देखा जा रहा है और उसी तरीके से आगे बढ़ती है तो फिर एक और लो स्कोरिंग मैच हो सकता है। तब्दीलियाँ भी हुई हैं पेशावर की टीम में, तो देखना ये है कि वो रन्स कितने ऑन बोर्ड करते हैं और अपने बॉलर्स को कितने रन्स देते हैं जिनके ऊपर वो लड़ें इस मैच में। मुल्तान देखिए बड़े हाई कॉन्फिडेंस के साथ सारे मैचेस वो जीते हुए हैं। पेशावर को अपनी फतह की तलाश है, तो पेशावर और मुल्तान के आज के मैच में अमूमी तौर पर सबका झुकाव मुल्तान की तरफ ही है। तो देखना ये है कि अब क्या बाबर को साथी मिलते हैं उनके आज के मैच में, बैटिंग पार्टनर्स उनके साथ कोई स्टे करता है या नहीं करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ही अहम चीज़ है कि बाबर को आज सपोर्ट कौन करता है। इस हवाले से उमर आपसे सवाल करना चाहूँगी, साइम अयूब के स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, साइम अयूब वो प्लेयर है जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। इनसे है, मोहम्मद हारिस से एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन बोथ ऑफ देम अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए, जो कि एक कंसर्न है ज़ल्मी डग आउट के लिए। और दी अदर साइड ऑफ द वॉल, जहाँ तक रिसेंट स्टैट्स की बात करते हैं तो 5 मैचों में उन्होंने सिर्फ 67 रन स्कोर किए। उसमें से हालांकि उन्होंने 42 इंडिविजुअल स्कोर किया है, लेकिन कोई उसके अलावा 4 इनिंग्स बिल्कुल ही फ्लॉप रहे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर ज़ल्मी के लिए इन्होंने जो आखिरी 10 मैचेस खेले हैं ना, उसमें इन्होंने 326 रन स्कोर किए, तो वो एक उनके पास प्लस है साइकोलॉजिकल, शायद उनको वो एक रिलीफ दे और इसके थ्रू शायद वो कुछ ये जो होल है उससे निकल सके।
हाफिज साहब, दूसरी इनिंग्स शुरू होंगी अभी, उससे पहले भी पहली इनिंग्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन नवीन उल हक की जो एडिशन है पेशावर ज़ल्मी के अंदर, वो किस तरह से हेल्प कर सकती है? देखिए, चेंज किए, जैसा मैंने आपको कहा ना कि चेंज किए उन्होंने, अपनी प्लेइंग 11 में तब्दीलियां हुई हैं। बॉलिंग बेहतर होगी नवीन के आने से, तजर्बाकार बॉलर हैं, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ लीग्स में जाते हैं, ठीक है, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, और जहाँ पर बॉलर्स को मदद मिल रही है तो वो यकीनी तौर पर उनकी मौजूदगी से पेशावर को फ़ायदा हो सकता है। रन्स कितने, सारे काम ये होगा कि रन्स ऑन बोर्ड कितने करते हैं। अगर रन्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, कि बॉलर्स के को भी मार्जिन चाहता है। अगर 150-60 का मैच है, एक पार्टनरशिप लगती है, मैच आपके हाथ से निकल जाता है। नवीन की एडिशन भी हुई है, फिर आसिफ भी आए हैं, तो देखना यह है कि ये दोनों किस तरीके से अपनी टीम के लिए मददगार होते हैं। लेकिन उससे पहले रन्स ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है। रन्स ऑन बोर्ड करेंगे तो ये बॉलर जो है उनके लिए कुछ कर सकेंगे। हाफिज साहब, अभी आपने आसिफ का जिक्र किया, मैं बिल्कुल अगला सवाल मेरा यही था कि आसिफ के आने से कितनी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इनका एक बड़ा अच्छा नाम है PSL में, ओवरऑल भी देखा जाए क्रिकेट में। क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि स्पिन बॉलिंग को उन्होंने मजबूत किया है, और बात घूम फिर के वहीं पे आएगी, रन्स कितने ऑन बोर्ड करते हैं। अगर रन्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो आपके बॉलर्स के पास कुछ होगा ही नहीं ना। 20 ओवर्स हैं, अगर 120, 25, 30 पे ज़ल्मी आउट हो जाता है तो वो बॉलर्स के पास उतना मार्जिन ही नहीं होगा। और पहले 6 ओवर में अगर आप उनकी बैटिंग चल जाती है और वो रन्स ऑन बोर्ड ज़्यादा कर जाते हैं, क्या बचेगा फिर बॉलर्स के पास? कितने रन्स ऑन बोर्ड करते हैं तो बैटिंग इस प्रेशर के साथ ज़रूर मैदान में उतरेगी कि पहले मैचेस हारे हुए हैं, ठीक है, और उनका कोई भी खिलाड़ी बैटिंग के शोबे में रन्स नहीं कर पा रहा बाबर के सिवा, और जहाँ पर बॉल ज़रा मुश्किल, बैट के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, वहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बल्लेबाजों के लिए रन्स करना। देखना ये कि पिच कैसा है, क्या बल्लेबाजों के लिए आज़ादाना शॉट्स वहाँ पर हैं या नहीं है, हाई स्कोरिंग मैच होता है या नहीं होता। तो ये सारे बॉलर्स उसी वक्त प्ले में आएंगे जब रन्स ऑन बोर्ड होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, अभी जैसे पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करने वाला है, तो हम तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक डार्क साइड जानना भी ज़रूरी होता है। तो उमर, आपसे पूछना चाहूँगी कि पेशावर ज़ल्मी कहाँ लैक करता है यूजुअली, अगर पास्ट मैचेस को भी देखा जाए, कहाँ उस वीक पॉइंट क्या है पेशावर ज़ल्मी का? वीक पॉइंट तो ऑब्वियसली ना बॉलिंग इम्प्रोवाइज कर रही है, ना बैटिंग इम्प्रोवाइज कर रही है। बाबर पे आप रिलाई कर रहे हो, एक लोन रेंजर लगा हुआ है बाबर आजम, और बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो बस नेग्लिजेंस का शिकार है, या पता नहीं क्या उनके साथ रोंग है जो नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरा ये है कि आप देखें, जो उसके बाद बाबर के बाद जो टॉम कॉलर कैडमोर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन वो आज उसको मिस करा दिया, और वो भी नहीं क्लिक कर रहा था। हालांकि वो ऐसा प्लेयर है कि अगर वो चले तो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और उन्होंने सिर्फ 5 मैचों में 44 रन स्कोर किए थे, और यही वजह बनी कि आज उनको ड्रॉप कर दिया और ज़िशान को ले आए उनकी जगह। और दूसरा वीक लिंक ये है कि आप देखें ना, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, और वो बड़ी ज़रूरी होती है। T20 क्रिकेट की खूबसूरती ये होती है कि आपके पास टाइम नहीं होता, और आपने उस साइकोलॉजिकल फोबिया से निकलना पड़ता है और एग्रेशन दिखाना होता है। अब आप देख ले, ग्लेन मैक्सवेल फॉर एग्जांपल, 50 ओवर का मैच था वर्ल्ड कप का अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो बिल्कुल ही बाहर थे, कई मैच में नजर नहीं आए। लेकिन वो एक नर्व को हैंडल करना, वो ग्लेन मैक्सवेल जो है एक आइडल एग्जांपल होनी चाहिए किसी भी एग्रेसिव प्लेयर के लिए, कि किस तरह वो उनसे गिर रहे थे लेकिन वो हिट कर रहे थे, कनेक्शन था उनका, फ्लिक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये चीज़ ज़ल्मी को समझनी पड़ेगी और किसी भी T20 टीम को समझनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही, जब हमारे सामने इतनी अच्छी एग्जांपल्स होती हैं तो हमें उनसे सीखने की बहुत सारी ज़रूरत होती है। अभी जैसे हम लोग एडिशंस की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे, हाफिज़ साहब का भी कहना था कि एडिशंस हुई हैं, जब तब्दीलियाँ आई हैं टीम्स में तो यकीनन कुछ बेहतरी हो सकती है, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रन्स ऑन बोर्ड कितने होते हैं। हाफिज़ साहब, फिर एक और बात करना चाहूँगी, जो गो कि आपका जवाब मुझे पता है, लेकिन फिर भी ज़रा होता है, पूछने का शौक होता है। ज़ीशान के बारे में क्या कहेंगे? मोहम्मद ज़ीशान जैसे कि टीम का हिस्सा हैं। बात यह है मीरब के, जब मैच शुरू होगा जी, और किस खिलाड़ी, इससे पहले अगर जब ज़ल्मी अभी पहला मैच खेलने लगी थी तो कोई ये तो तवक्को नहीं कर रहा होगा ना कि साइम इतना ज़्यादा नाकाम हो जाएंगे, हारिस भी रन नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या खेलते हैं। पोस्ट मैच में जब आप जाएंगे तो फिर आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगा कि इसने ये खेला है, कैसे खेला है, कैसे खेला है। तब्दीलियाँ करती हैं टीमें इसीलिए करती हैं कि जो आपके पहले आप समझते हैं कि बेस्ट 11 है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो फिर आप अपने प्लान 2 पर चले जाते हैं, बी पर चले जाते हैं कि इनके मुतबादल के तौर पर कौन है हमारे पास, तो फिर उनको आजमाते हैं। अब देखना ये है कि ये परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। जो बाहर हुए हैं वो भी ऐसे नहीं थे कि वो उनके साथ रन्स नहीं थे, कोई उम्मीदें नहीं थी, उनके पास रन्स थे, उनके पास विकेटें थी, लेकिन नहीं परफॉर्म कर पाए, क्लिक नहीं कर पाए, तो फिर प्लान बी पर चले गए। सही। हाफिज़ साहब, अभी अगर प्लेइंग 11 को देखा जाए और मुल्तान सुल्तान्स बॉलिंग करने वाले हैं, तो
किन बॉलर्स को स्पिनर्स के साथ, मतलब पेसर्स के साथ जाएंगे या स्पिनर्स के साथ जाएंगे, पिच को देखते हुए इन्हें किस तरह से आना चाहिए? देखिए, अगर आप देखते हैं तो अब्बास आफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसामा मीर स्पिन बॉलिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी कोई ऐसी चीज़ फ़िलहाल जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं चूँकि जीते हैं, और उनकी बॉलिंग में कोई ऐसा नज़र नहीं आता आपको कमी या ख़राबी जिसके ऊपर आप कहें कि यहाँ पर इनको आप अटैक कर सकते हैं। बॉलिंग में भी बैटिंग में भी दोनों जगह पर उन्होंने ख़ास तौर पर वो खिलाड़ी उठाए हैं, पिक ड्राफ्ट में लिए हैं, जो उनके लिए डेथ ओवर्स में, जो उनके लिए नए बॉल के साथ गेंदबाजी कर पाएँ, जो उनके साथ पावर प्ले खेल पाएँ, या उनके पास जो आखिरी ओवर्स की बैटिंग है पावर रेटिंग में वो कर पाएँ। तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं जहाँ पर मिक्सचर नज़र आता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हैं जो पावर रेटिंग में उनके काम आते हैं, ओवरसीज़ भी हैं, इसी तरीके से बैटिंग में भी उन्होंने इसी किस्म का एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि लोकल और जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उन दोनों के साथ मिलकर उन्होंने एक हिकमत अमली तरतीब दी है, और यही वजह है कि आपको उनका कॉम्बिनेशन बेहतर नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। अभी जैसे उसामा की बात कर रहे हैं हाफिज साहब, उसामा के स्टैट्स क्या कहते हैं उमर? जी, उसामा मीर इसमें कोई शक नहीं है कि एक फ्रंट लाइन लेग स्पिनर है सुल्तान्स के लिए, और 10 मैचों में इन्होंने 12 विकेटें ली है। तो एक ऐसे बॉलर है जो कि बैटर्स चाहेंगे कि चांस ले उनके अगेंस्ट, और अगर वो स्मार्टनेस दिखाएंगे तो डेफिनेटली उनको ब्रेक थ्रू मिलेगा। तो उसामा मीर इज़ अ फाइन लैड, और काफ़ी एक्सपीरियंस है शॉर्टर फॉर्मेट का भी उनका, क्योंकि सियालकोट स्टैलियंस के दौर से खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, PSL से पहले क्रिकेट खेली T20 फॉर्मेट में, तो ही नोज द सिचुएशन। उमर, इसी के साथ अगर रिजवान की बात की जाए तो रिजवान के स्टैट्स पर्सनली क्या कहते हैं? बैटिंग के लिहाज से डेफिनेटली बहुत एक बड़ा एक बेनिफिट है मुल्तान सुल्तान्स को, लेकिन फिर भी अगर स्टैट्स को मद्देनज़र रखा जाए, उनके साथ दूसरे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, रीज़ा हैंड्रिक्स हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जैसे पहले मैंने बताया था कि रिजवान के जो है इस ओपोनेंट्स के खिलाफ, ज़ल्मी के खिलाफ 342 रन हैं, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल तो उन्होंने 1732 रन बनाए, और एवरेज चेक करें 54 की, विच इज़ अ स्टैगरिंग एवरेज। तो वो बहुत है, और रिसेंटली उनका स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव हो रहा है। लोग बात करते हैं कि वो टाइम लेते हैं, लेकिन नहीं, वो काफ़ी बेहतर खेल रहे हैं, और अपने स्टाइल से खेलते हैं, लेकिन काफ़ी कंपैटिबल वे पे खेलते हैं, और यही वजह है कि उनकी सक्सेस उनको मिल रही है। ऊपर से फिर मुल्तान में खेल रहे हैं तो कंफर्ट जोन में खेले गए, और फॉर्म अच्छी लगी हुई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि इफ्तिखार अहमद ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा खेला, बस ऐसे बॉल आती गई और वो बॉल जो है वो उसको हिट करते रहे और स्कोर पे स्कोर करते गए। तो एक चीज़ तो है कि वो थोड़ा सा पेसर्स को अच्छा खेलते हैं और स्पिनर्स अच्छे मौजूद हैं अपोजिशन में। तो आपको क्या लगता है कि इफ्तिखार के साथ आज क्या प्लानिंग के तहत चला जाएगा, या जो एक रूटीन है उसी के साथ वो चलेंगे? इफ्तिखार कब बैटिंग के लिए आएंगे, किसके ओवर कितने पड़े हुए हैं, मैच की सिचुएशन क्या है, ठीक है, फास्ट बॉलर्स के ओवर्स कितने बाकी हैं, स्पिनर्स अगर उनके आने से पहले ओवर्स ख़त्म हो गए हैं तो फिर ज़बरदस्ती तो किसी को स्पिन बॉलिंग नहीं करवाई जा सकती। बिल्कुल सही, इसका इन्हिसार है सारे के सारा मैच की सिचुएशन के ऊपर। वो किस नंबर पर कप्तान उनको भेजते हैं, उस वक्त कितने ओवर्स बाकी हैं, क्या मुल्तान की विकटें जल्दी गिरती हैं, क्या इफ्तिखार को जल्दी आना पड़ता है, क्या वो आखिरी 2-3 ओवर्स में आते हैं। ये सारी चीज़ें, इसका जो उनके ख़िलाफ़ जो भी हिकमत अमली होगी वो सारी की सारी मैच के ऊपर होगी। और अगर पहले बैटिंग पेशावर ज़ल्मी कर रही है, इफ्तिखार की वो बैटिंग ही ना आए, अगर वो उससे पहले ही ख़त्म कर जाएँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैच के ऊपर चलेंगे ना। देखें ना, अगर 120 करते हैं, वो पहली विकेट में ही 120 कर जाते हैं, तो इफ्तिखार के खिलाफ क्या हिकमत अमली बनानी है? फिर तो हिकमत अमली होगी जो ऊपर बैटिंग कर रहे होंगे उनके खिलाफ। हाफिज साहब, आपकी ही बात से एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि आज पिच को देखते हुए पेशावर ज़ल्मी को कितना स्कोर करना चाहिए? पहले चले मुल्तान पिच देख के आए। वो तो आपको तो पता है, आप तो देख के आए हैं। नहीं, हर में काफ़ी सारी पिचेस होती है ना, हर मैच में वो नई पिच पर चले जाते हैं। का पता है इनको, पूरी दुनिया की पिचेस का पता है। अभी तक जो ट्रेंड है ना मुल्तान में, आप देखिए लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और रन्स आसानी से नहीं बन रहे हैं, तो ये मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड पेशावर करेगी, क्योंकि देखिए तब्दीलियां भी हुई हैं उनकी बॉलिंग साइड में। नाकामियों का बोझ लेकर वो आज का मैच खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, तो उनको मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड चाहिए कि अगर कहीं गलती हो भी जाती है, कोई एक आध बॉलर अगर क्लिक नहीं भी करता है, मुल्तान की बैटिंग को देखते हुए आपको वहाँ पर खुशदिल भी नज़र आते हैं, इफ्तिखार भी नज़र आते हैं, डेविड विली भी हैं, ठीक है जी, उनके साथ मलान भी हैं, फिर रिजवान
खुद हैं। हाँ। तो ये सारे हैंड्रिक्स भी हैं, आपने देखा उन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग की है 2 मैचेस में, निस सेंचुरियाँ की हैं उन्होंने, 3 में से मेरा ख्याल 2 मैचेस में निस सेंचुरियाँ की हैं। तो उनकी अच्छी बैटिंग साइड है, उनको देखते हुए, उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए तो कोई भी कप्तान यही चाहेगा ना, कोई भी टीम ये चाहेगी कि हम मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड करें ताकि वो दबाव में रहें। उनके पास हर वक्त जो रन रेट है ना, रिक्वायर्ड रन रेट, वो उनके ऊपर दबाव बनाता रहे, रिक्वायर्ड रन रेट उनके ऊपर दबाव बनाता रहे, वो हर वक्त ये करने की कोशिश करेंगे। हाफिज़ साहब, रिजवान और बाबर को हमेशा से इकट्ठा देखकर बड़ी एक क्रिकेट के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनको बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है, और आज जैसे दोनों आमने सामने हैं, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, हम पास्ट मैचेस को भी देखें तो ये मैच कितना अहम होता है, खिलाड़ी कितना कनेक्ट होते हैं इन टीम्स के साथ। देखिए अमूमी तौर पर तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोगों को जब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो रिजवान और बाबर आपको ओपन करते हुए दिखाई देते हैं। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका ओपनिंग पेयर टूटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों बहुत उन्होंने इकट्ठी बैटिंग की, क्योंकि आउट हो गए थे साइम जल्दी, तो उनको ज़्यादा इकट्ठे बैटिंग करने का मौका मिला। तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सा मंजर होता है, और ये अमूमी तौर पर PSL में होता है कि रिजवान एक और तरफ एक और टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाबर किसी और टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वो अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। तो दोनों बैसियत बल्लेबाज भी आमने सामने होते हैं, दोनों बैसियत कप्तान भी आमने सामने होते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला होता है, दोनों बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में, बिलखुसूस उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। और आज के मैच में रिजवान देखें मुसलसल जीतते हुए आ रहे हैं, बाबर हारते हुए आ रहे हैं। तो बाबर ये तो नहीं चाहेंगे कि उनकी टीम एक और मैच हारे, और रिजवान भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी फतह का तसलसल जो है वो ख़राब हो। तो एक अच्छा मुकाबला दोनों के माबैन होगा, बैसियत कप्तान भी और बैसियत बल्लेबाज भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बैटिंग की काफ़ी बात हो रही है, जब टीम्स की बात होती है, आज सुबह से हम लोग बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा उस पर बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स की जब बात होती है तो बॉलिंग साइड से शाहीन की बात होती है, बैटिंग साइड से फ़खर की बात होती है, साहिबजादा फरहान की बात होती है। तो उमर, आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आज मैचेस देखे जाएँ, आज का मैच देखा जाए, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स, दोनों साइड से बैटर्स की तो बात होगी, लेकिन बॉलर कौन सा जो है वो एक शाइनिंग स्टार बन सकता है? जी, अगर तो ज़ल्मी की बात करें तो आमिर जमाल के पास वो स्पार्क है, क्योंकि उन्होंने जो 8 मैचेस खेले उसमें 9 विकेटें उन्होंने चटकाई है, तो ही कैन बी अ लीडर। बाकी जहाँ तक बात की सुल्तान्स की, तो मैं पहले भी बता चुका था कि 10 मैचों में 19 विकेटें लिया बास अफरीदी ने, और लेग स्पिन में जो है उसामा मीर ने 12 विकेटें ली हैं। तो ये दोनों लिंच पिन साबित हो सकते हैं। आमिर जमाल आज प्लेइंग 11 में नहीं है। हाँ, आमिर जमाल सच नहीं है, लेकिन वो स्टैट्स के एतबार से। हाँ, लेकिन आज के मैच में स्पेशली आपको आवाज़ बंदा ना भी खेल रहा हो तो स्टैट्स के इस बार से मैच में होता है। तो ज़ाहिर बात है ना, ये तो अब सडनली चेंज हुई है, अब हमें थोड़ी पता था, मैनेजमेंट में तो थे नहीं, मैच पे रहे, बंदा मैच में नहीं है उमर ज़ाहिर साहब, तो मैच में नहीं है तो उसके स्टैट्स तो शेयर करेंगे ना, क्योंकि PSL की बात हो रही है। मैच में बंदा खेल रहा है या नहीं खेल रहा? प्लेइंग 11 में है, चले नहीं है, प्लेइंग 11 में नहीं है तो मैच में कैसे वो अपना किरदार अदा कर सकता है? मैच में किरदार अदा करने के लिए बंदे को प्लेइंग 11 में होना चाहिए। चले हो गया तो इस पे क्या होगा, स्टैट्स नहीं हो गया जनाब, हेल्पफुल तो हो गया। विव रिचर्ड के स्टैट बोल दें वो खेल रहा है पेशावर ज़ल्मी, विव रिचर्ड्स के स्टैट्स जो है वो मैटर करेंगे ना काउंसलिंग करने में ग्लैडिएटर्स के लिए। पास्ट में आमिर जमाल ठीक है अच्छे रहे होंगे, और अभी हम लोग जो है वो आज अब्बास अफरीदी के साथ होप्स है। हाफिज़ साहब ना क्या करें मेरी बात सुने, मैडम वो मैच में नहीं है यार, क्या बात कर रही है? प्लेइंग 11 में है ही नहीं वो, आप कैसे एक बंदे को फिर प्लेइंग 11 में नहीं है? मैंने क्या कहा है उमर साहब, ये बात है कि एक बंदा प्लेइंग 11 में नहीं है, आप अपनी बात को ये साबित कर रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। स्टैट्स के एतबार से जो अभी तक आगे खैर आमिर जमाल तो खैर ठीक है नहीं है। हाफिज़ साहब, अगला मैच जो है वो कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान है। दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरियों का शिकार हैं। शाहीन ने भी आज इजहार किया कि हमारी बॉलिंग जो है उसकी वजह से हम शिकस्त का सामना कर रहे हैं। कलंदर्स और कराची किंग्स को आमने सामने देखा जाए तो आपको लगता है कि इस बार कलंदर्स कुछ बेहतरी के साथ आ सकेंगे? देखिए बात यह है कि कराची ने उनसे बेहतर क्रिकेट खेली है, कलंदर्स 3 मैचेस मुसलसल हार चुके हैं और दोनों रिवायती हरीफ हैं। दोनों के मैचेस दिलचस्प भी होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि, लेकिन अगर माजी करीब में देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि कलंदर्स मैचेस हारे हैं कराची के ख़िलाफ़। हालांकि वो दोनों मरतबा टूर्नामेंट जीते गुज़िश्ता 2 बरसों में, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी कराची के ख़िलाफ़ है वो अच्छी नहीं रही है। तो अब देखना ये है कि कल जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो कलंदर्स बाउंस बैक कैसे करते हैं। कलंदर्स का बाउंस बैक करना इसलिए भी ज़रूरी है कि 3 मैचेस तो वो मुसलसल हार चुके हैं, और अगर 3 मैचेस मुसलसल हारने के बाद चौथा भी हारेंगे तो उनके पास तो वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनका जीतना इस लीग की दिलचस्पी के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों की कशिश के लिए भी ज़रा ज़रूरी है। अब मुश्किल है उनके लिए, उनकी भी अभी तक जो टॉप प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।
शान दोनों बड़े अच्छे कप्तान हैं। शान ने बड़ी अच्छी कप्तानी की थी टेस्ट मैचेस में जब वो खेल रहे थे। यहाँ पर भी वो कुछ टैक्टिकल चीज़ें ज़रूर ऐसी करते हैं, जैसे वो शोएब मलिक को ले आए, पहले ही ओवर उन्होंने उनसे करवाया, तो टैक्टिकली वो अच्छे हैं, उनके पास रिसोर्स भी इस मरतबा बेहतर है। देखना ये है कि अब जो लाहौर है वो बाउंस बैक करता है या नहीं करता, उनके फास्ट बॉलर्स परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, और उनके जो बैटर्स हैं ऊपर से फ़खर जमान बिलखुसूस, क्या वो अपने रिवायती अंदाज में खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। बिल्कुल सही। वेंडर ड्यूसन ने हाफिज़ साहब तारीफ़ की है बॉलिंग की, उन्होंने कहा कि बॉलिंग हमारी अच्छी है। एक तरफ शाहीन जो है वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से हम वीक हुए हैं, लेकिन वेंडर ड्यूसन का ये कहना है कि नहीं हमारी बॉलिंग ठीक है। तो फिर गलती एग्जैक्टली हो कहाँ पर रही है? अब पता नहीं वेंडर ड्यूसन ने कब सोच के ये कह दिया कि उनकी बॉलिंग ठीक है। आप अगर वो देखें मजमूई तौर पर कि रन्स कितने हुए हैं कलंदर्स को, और किस अंदाज में उनको रन्स हुए हैं, और कहाँ कहाँ से उनको रन्स हुए हैं। हाँ। मतलब अगर 3 फास्ट बॉलर्स उनके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर अच्छी बॉलिंग होती तो मैचेस जीतते। बिल्कुल ऐसे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई है। हारिस, शाहीन, जमान, इन तीनों ने विकेटें नहीं ली हैं जब उनकी टीम को ज़रूरत थी। जब उनकी टीम को ज़रूरत थी उस वक्त उनको विकेटें नहीं लेंगे तो मैचेस नहीं जीत पाएंगे। वेंडर ड्यूसन चूँकि टीम की खिलाड़ी हैं, अक्सर औक़ात एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए भी इस किस्म की बातें कर दी जाती हैं, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो उनकी बॉलिंग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है ना। अगर अच्छा परफॉर्म करती तो यकीनी तौर पर उनकी कारकर्दगी बेहतर होती। बिल्कुल सही है। कलंदर्स की एक तसलसल जो है वो हार का चलता जा रहा है। हम जीत की हैट्रिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हार की हैट्रिक हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि आगे कलंदर्स जो है वो इस तरह की मिस्टेक्स से गुरेज करते हुए मैच को जीतें, क्योंकि कलंदर्स के साथ बहुत सारी होप्स हैं शायकीन क्रिकेट की। उमर सुल्तान्स का अगर स्टैटिस्टिकली कोई पॉइंट देखें तो मुल्तान सुल्तान्स, आपने पहले भी बताया कि बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजवान बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा इससे हट के क्या कोई और भी पॉइंट है? फिर अभी ये चीज़ जो है कंसीडर करनी चाहिए कि मुल्तान सुल्तान्स अपने होम सॉइल पे खेल रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो ये उनको एडवांटेज होगा। और अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो सुल्तान जब ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग करती है पहली इनिंग्स में, तो 185 के एग्रीगेट टोटल करती है ज़ल्मी के खिलाफ, और अगर बैटिंग सेकंड करे तो 171 रन करते हैं, जो कि बड़ी स्टैगरिंग है। और दूसरा ये है कि जो है सुल्तान वैसे भी जो है रिदम में इतना ज़्यादा है कि वो मेरे हिसाब से जो है अच्छा खेलेगा अगर जब चेस करेगा। तो ये चीज़ हाफिज़ साहब मुसलसल एक कम स्कोर का शिकार रहे हैं साइम भी, तो आज के मैच में क्या साइम को आजमाना ज़रूरी था, या कोई और भी चेंजिंग लेकर आ सकते थे जहां इतनी तब्दीलियां हुई हैं? देखिए टॉप क्रिकेटर हैं उनकी तरफ से, और उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी हैं, अभी पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे हैं, टेस्ट मैच भी खेल कर आए हैं। ओपनिंग मुश्किल जगह होती है, और हाई स्ट्राइक रेट के साथ जो हाई रिस्क बैटिंग करते हैं उनको अमूमी तौर पर टीमें ज़्यादा चांसेस देती हैं। तो साइम चूँकि नज़रों में हैं और कप्तान भी उनको पसंद करते होंगे क्योंकि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हो सकते हैं, तो किसी भी ओपनर को इतने मौक़े तो ज़रूर मिलने चाहिए। और साइम जैसे जो खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो इनको मौक़े दिए जाते हैं एतमाद देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, अपनी सलाहियतों के भरपूर तरीके से इजहार के लिए उनको मौक़े मिलते हैं, और उनको मिलेंगे मैचेस। अभी अगर आज भी रन्स नहीं करेंगे फिर भी मैचेस उनको मिलने के इम्कानात ज़रूर रहेंगे, लेकिन उनको रन्स करने चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ में, चंद हफ्तों में के दौरान उनके बारे में बहुत बात हुई है, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस से अपनी अहलियत को साबित करना है। वो रन्स करेंगे तो उनके बारे में बात होगी ना, वरना फिर दूसरा ख्याल लोगों के जहन में आता रहेगा कि इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कि पाकिस्तान के लिए इनको पाकिस्तान खेलने के अहल हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ें फिर साथ साथ चलती रहेंगी। क्योंकि हाफिज़ साहब अगर देखा जाए तो जब बाबर आजम खेल रहे हैं और उनके साथ उनका पार्टनर उस तरह से जब सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये एक बड़ी रीज़न हो सकती है ज़ल्मी की शिकस्त की। तो साइम अयूब बेसिकली किस जगह पर लैक कर रहे हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, अंदाज़ उनका वही है, लेकिन फिर भी एक कोई ऐसा पॉइंट ख़ास जो क्या दूसरी टीम्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं? देखिए हाई रिस्क खेलते हैं ना, शॉट्स जब आप हर वक्त खेलते रहते हैं अपने, और आपको बहुत सारी कंडीशंस जो हैं उनको अडेप्ट करने में, उनको समझने में, अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालने में वक्त लगता है, ठीक है। और यही सूरत हाल अगर हम इसको देखते हैं तो अभी भी उनके साथ ऐसा ही है, नए हैं बिल्कुल। बाज़ औक़ात आप नौजवान होते हैं, आप हर वक्त शॉट्स खेलते रहते हैं, आप कंडीशंस को नहीं देखते कि मुझे यहाँ पर बॉल बैट पर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वक्त लगेगा, लेकिन तवक्कुआत का भी दबाव होता है, बाज़ औक़ात आप उस पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने जब पाकिस्तान खेल रहे हैं, आप इधर उधर भी लीग दुनिया भर में आपको कहीं ना कहीं खेलने का मौका मिलता है, और आप पाकिस्तान टीम की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर आपका मुकाबला भी उन्हीं
उस सतह पर बड़े लोगों के साथ होता है। तो आपको उस मायार को कारकर्दगी के बरकरार रखने के लिए, मतलब एक जगह आप पहुंच गए हैं तो वहाँ पर अपने आप को बरकरार रखने के लिए तसलसली कारकर्दगी में एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ पर बरकरार रख सकती है, वरना फिर आप नीचे आएंगे कोई और आपकी जगह ले लेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने सामने जैसा कहा कि आपके लिए तसलसल बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, और जब आप जीत की तरफ जा रहे होते हैं तो वो मुसलसल जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है और हार को तब्दील करके जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाफिज़ साहब, अगेन कमिंग टू यू, अगर कल के मैच की बात की जाए तो आज़म खान की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहेंगे? अच्छा नहीं खेले तो तफसीलन बताएं ना ज़रा। देखिए इतना वन वर्ड आंसर। अच्छा नहीं खेले, उनको रन्स करने चाहिए। अभी दोपहर में भी हम ये बात कर रहे थे कि उनको जब वो बैटिंग के लिए आए थे उनके पास अच्छा खासा वक्त था, और 12 ओवर्स 11-12 ओवर्स अगर आपके पास हैं और आपको इतने ओवर्स मिल गए हैं तो फिर आपको लंबी बैटिंग करने की ज़रूरत है। टीम को ज़रूरत है आपकी कि आप क्रीज़ ऑक्यूपाई करें, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें, तो आगे लेकर आपने जाना है। और आज़म का भी शुमार उन्हीं खिलाड़ियों में होता है जिन पर बहुत बात होती है। तो परफॉर्मेंस ही एक वाहिद ज़रिया है, वाहिद रास्ता है जो आपके नाक़दीन को, जो आप पर तनकीद करते हैं, वो आपकी तारीफ़ करेंगे, और जो आपके जो नाक़दीन भी आपके खैर खाई होते हैं और जो आपको पसंद करते हैं उनको कम से कम आपकी कारकर्दगी देखकर को खुशी तो हासिल होगी, खुशियाँ मनाने का मौका मिलेगा, तो वो रन से ही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, कमिंग टू यू, अगली इनिंग्स जो है वो पेशावर ज़ल्मी अभी तो पहली वाली इनिंग्स खेलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि स्कोर ऑन बोर्ड कितना होता है, लेकिन उसके बाद जब मुल्तान सुल्तान्स बैटिंग कर रहे होंगे तो स्टैट्स क्या कहते हैं? पेशावर ज़ल्मी जब भी बॉलिंग करता है तो वो किस अंदाज से आता है मैदान में? जब पहली बात ये है कि जो है नवीनुल हक खेल रहे हैं आमिर जमाल की जगह, तो वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने 161 T20s में 192 विकेटें लिए हैं, तो अच्छा एक एडिशन है उनका, एक्सपीरियंस उनका है जैसे इन्होंने कहा था, तो वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। जहाँ तक बात है सुल्तान्स की, आपका सवाल क्या था? कि अगर जब नेक्स्ट इनिंग्स में मुल्तान सुल्तान्स जब बैटिंग कर रहे होंगे तो पेशावर ज़ल्मी, अगर पास्ट में देखा जाए, PSL की हिस्ट्री में देखा जाए, तो वो बॉलिंग करते हुए जब आते हैं तो वो किस तसलसल के साथ आते हैं मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ? ज़ल्मी का ओवरऑल तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है सुल्तान्स के खिलाफ इतना सेटिस्फैक्टरी रहा नहीं है, क्योंकि 13 मैचेस खेले हैं और 10 सुल्तान जीते हैं और 3 ज़ल्मी जीते हैं, तो ये ओवरऑल तो वैसे अच्छा चलती है। दूसरी टीमों के हम कह रहे कि वो एक अलहदा बहस है, लेकिन यहाँ अगर स्पेसिफिकली बात हो तो बॉलिंग कर ले, बैटिंग कर ले, सब कुछ जो है नकारा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो 3 मैचेस जीता है ज़ल्मी वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीता है। हाफिज़ साहब, आपको लगता है कि गुज़िश्ता जितनी भी गलतियां पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हुई हैं, जिस तरह अभी हम साइम की काफ़ी तफसीलन बात कर चुके हैं, अगर इन केस उनके माइंड में ये बात होती है कि अगर साइम आउट हो जाते हैं तो दूसरी जिम्मेदारी जो आयद होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए पार्टनरशिप किस हद तक जानी चाहिए? देखिए, रन्स की ज़रूरत है। हारिस भी रन्स नहीं कर पा रहे हैं, हारिस को भी रन्स की ज़रूरत है। बाबर के साथ जब तक कोई खिलाड़ी 5, 7, 8 अगर साइम ही उनके साथ खेल सकते हैं तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप उनकी लग सकती है। हारिस को भी रन्स की ज़रूरत है। जितने भी बल्लेबाज बाबर के साथ खेलते रहेंगे, कम से कम सपोर्ट तो होगी ना। एक एंड से विकेटें गिरती रहें, दूसरे एंड से चार्ज करते हुए बंदा फिर ये सोचता है यार मैं भी आउट हो गया तो दूसरी तरफ से तो खिज़ां के पत्तों की तरफ विकेटें गिर रही हैं, तो मेरे आउट होने से ये जो 150 हो रहा है वो भी नहीं होगा, तो 100 पर टीम आउट हो जाएगी। तो पार्टनरशिप तो बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप नहीं लगेगी तो रन्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे और ज़ल्मी को रन्स करना पड़ेंगे। उनके प्लेयर्स को आज 2-3 नाकामियों के बाद अमूमी तौर पर जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो एक अच्छी इनिंग्स ज़रूर खेल देते हैं। हाफिज़ साहब, शाहनवाज़ दहानी की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता मैचेस में भी उनकी खासी बात की जा रही थी, आज के मैच में किस तरह से देखा जा रहा है उन्हें? अभी जब उन्होंने परफॉर्म करना है तो क्या महसूस कर रहे हैं? देखें, अच्छे गेंदबाज हैं और अपनी क्रिकेट की वजह से ज़रा कम मशहूर हैं और अपनी जो तस्वीर हैं या सेलिब्रेशन है उसकी वजह से ज़्यादा मशहूर हैं। अल्लाह करे कि जी वो विकेटें लें और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें और लोग उनको फिर क्रिकेट में विकेटें लेने के साथ साथ उनकी सेलिब्रेशन के साथ भी याद रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आप क्या कहेंगे? शाहनवाज़ दानी की अगर बात की जाए तो आपके स्टैट्स क्या कहते हैं? शाहनवाज़ दानी अगर रिसेंटली देखें तो थोड़ा बहुत वो डाउन है। शुरू में जब आए थे 2020 में, 2021 में तो अच्छा किया था उन्होंने, तो बाकी वही बात है कि सोशल ज़्यादा है वो, और क्रिकेट पे ज़रा वो मेरे ख्याल में थोड़ा फोकस जो है वो कम है। आप देख लें, लेजेंड शाहिद खान अफरीदी ने भी इसके मुतालिक बात की है और उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि शानी के क्या फ्लॉज है, तो ही गॉट टू रेक्टिफाई दैट इफ ही वांट टू स्टैंड आउट एंड डिलीवर। सो ये चीज़ है।
हाफिज़ साहब अगेन मैच की बात करना चाहूँगी कलंदर्स के मैच की अगर बात की जाए तो कलंदर्स के अंदर क्या तब्दीली करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि कल जब उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ जाना है उनकी प्लेइंग 11 को देखते हुए क्या अपने बैटिंग ऑर्डर में या अपनी बॉलिंग में कोई तब्दीली की ज़रूरत पेश आती है? डिपेंड करता है टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहती है। और अभी तक तो बैटिंग का तो ऐसा मसला नहीं है, ऐसे नहीं नज़र आता कि उनकी बैटिंग बॉलर्स परफॉर्म करेंगे, विकेटें लेंगे तो टीम का नक्शा बदल जाएगा, उसका आपको बिल्कुल खदोखाल बदलते हुए नजर आएंगे। जब तक कि विकेटें नहीं मिलेंगी फास्ट बॉलर्स को उस वक्त तक कलंदर्स का ट्रैक पे आना मुश्किल है। शाहीन, हारिस जमान आउट नहीं करेंगे तो जो मर्जी कर लें, मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें बैटिंग 225 कर लेती है तो बॉलर्स आउट नहीं करेंगे, वो 225 भी चेज़ हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो बॉलर्स असल मसला उनकी बॉलिंग है। बॉलिंग परफॉर्म करेगी तो आपको लगेगा कि टीम बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आप क्या कहना चाहेंगे कल के मैच के हवाले से? अगर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होते हैं तो कौन सी टीम जो है वो बेहतर हो सकती है? रिसेंट स्टैट्स तो ये सजेस्ट करते हैं कि कलंदर्स को होना चाहिए, लेकिन कराची ने जो एक मैच जीता है दैट माइट गिव देम अ बूस्ट। और क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना कलंदर्स का वैसे डैम्पन हुआ है, तो उसको रीजेल करना विल टेक अ लॉट ऑफ ग्रिंड वर्क। देखना ये है कि किस तरह ये आने वाले घंटों में झेलिन होते हैं और ग्राउंड में उतरते हैं और कम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि मसला ये आ रहा है ना कलंदर्स का कम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो कम्बिनेशन बनाएंगे तो फिर ही चला पाएगा ना टीम को, ऐसे तो नहीं चला पाएगा। हाफिज़ साहब अगेन आज के मैच पे बात करना चाहूँगी। मैं से आज आपको बहुत तंग कर रही हूँ, सवाल पे सवाल करी जा रही हूँ। हाफिज़ साहब की एनर्जी को सलाम है, क्योंकि हाफिज़ साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक होकर मुसलसल तज्जिया देते हैं। काम है जवाब देना, कौन जवाब देगा अगर हाफिज़ साहब नहीं देंगे तो? बिल्कुल जी, हाफिज़ साहब हमारे शो का एक बहुत ही कीमती हिस्सा है। हाफिज़ साहब, अब्बास अफरीदी की बात की जाए तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़े अच्छे बॉलर हैं और आज उनको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। किस तरह की बॉलिंग करते हैं? अगर पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा विकेटें ले लेंगे, नहीं पकड़े जाएंगे तो कम विकेटें लेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। अब्बास अफरीदी ये बहुत से लोग जानते भी होंगे कि उमर गुल के जो है ये भतीजे हैं। तो उमर गुल खुद एक बहुत एस्टेब्लिश प्लेयर रहे हैं और ओवर द ईयर्स जो है मैच विनर साबित हुए हैं। बड़ी इनकी खिदमतें, स्पेशली जो इनकी मेन स्ट्रीम यॉर्कर्स होती थी और क्या वो ऑन द स्लॉट करते थे और टॉपल करते थे बैटर्स को। तो अब्बास अफरीदी भी नो डाउट जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो पिछला जो PSL गुजरा है उसमें उन्होंने 23 विकेटें ली थी। वो एक अलग बात है, एहसानुल्लाह ने क्योंकि 22 विकेटें ली थी, लेकिन वो ज़रा शायद पैनलिस्ट को लगा कि वो बेहतर है तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया। लेकिन अब्बास अफरीदी से फाइन प्रोस्पेक्ट। सो नाज़रीन, अब मैच जो है वो जारी आई गेस के हो चुका होगा। मैच क्योंकि 7 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, मैच शुरू हो गया होगा। और इसके बाद आज अब देखना यह है कि पेशावर ज़ल्मी क्या कमबैक कर सकता है। जिस तरह से वो एक तसलसल चलता आ रहा है मैचेस का, पेशावर ज़ल्मी क्या उसको तोड़ता है, कुछ तब्दीली के साथ आता है? तब्दीली आई मीन के जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है वो क्या करते हैं, किस तरह से स्कोर बनाते हैं और फिर उसको दिफा कैसे करते हैं। सो नाज़रीन, बात करेंगे मैच के ऊपर आपसे कल। इसका तमाम तज्जिया हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे जो भी आज का मैच होगा। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैच देखिए नाज़रीन और कल हमारे शो को ज्वाइन कीजिएगा। कल हम लोग आज के मैच के बारे में बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी जीतें, क्योंकि वन साइडेड मैच जो एक चीज़ सिलेक्टेड होती है, डन होती है, उसके ऊपर मैच देखने का उतना मज़ा नहीं आता जितना आपको तब्दीली देख कर आता है कि सडनली से कुछ कम बैक हो गया, कुछ सरप्राइज़ हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।